नमस्कार बच्चों, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खलारी आप सभी का स्वागत करती है। आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये पहला इकाई है और इस इकाई के अंतर्गत आज का हमारा पाठ्य वस्तु है पदार्थों का विद्युतीकरण एवं पदार्थों में आवेश का उत्पन्न होना। आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि किसी पदार्थ में आवेश कैसे उत्पन्न होता है और कितने प्रकार से उसको आवेशित किया जा सकता है। आप सबने ये अनुभव किया होगा कि जब सूखे बालों पर कंघी किया जाता है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी की ओर आकर्षित होकर उनमें चिपक जाते हैं, अर्थात कंघी में कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आप सभी ने ये भी देखा होगा कि जब स्वेटर उतारते हैं, खासकर गर्मियों के दिन में स्वेटर उतारते हैं या कंबल को ओढ़े रहते हैं उसको हटाते हैं या फिर पॉलिएस्टर की कपड़ों को उतारते हैं तो चट चट की आवाज आती है, साथ ही उनमें चिंगारी भी निकलती है। बिजली का कड़कना तो आप सभी ने देखा होगा। ये सभी विद्युत विसर्जन का उदाहरण है। विद्युत के विसर्जित होने या कहीं आवेश के विसर्जित होने के कारण ही ये चिंगारी उत्पन्न होती है। सबसे पहले ग्रीस के थेल्स ने आज से 600 ईसा पूर्व में उन्होंने सबसे पहले ये पाया कि जब ऊन के कपड़े से या ऊन से एम्बर नामक पदार्थ को रगड़ा जाता है तो एम्बर में कागज को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ग्रीस भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द का उत्पत्ति हुई है। उन्होंने ये देखा कि जब दो विशेष प्रकार के पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के फलस्वरूप उन दोनों पदार्थों में बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसी घटना कुछ विशेष पदार्थों के युग्म में ही संभव होता है। उस समय के लोगों को ऐसे कई युग्म के बारे में ज्ञान था जिनको आपस में रगड़ने पर वो दोनों पदार्थ आपस में आवेशित हो जाते हैं। दोनों में बराबर किंतु विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। किसी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर यह संभव नहीं है, इसीलिए कहा गया है कुछ विशेष पदार्थों का युग्म। और आवेश उत्पन्न होने के उपरांत ये जो वस्तुएं हैं उनको विद्युन्मय या आवेशित कहा जाता है। इसके लिए हम प्रयोग के तौर पर दो पदार्थ लेते हैं, एक कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, इनका एक युग्म लेते हैं, और दूसरा युग्म लेते हैं प्लास्टिक की छड़ और बिल्ली की खाल। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में धनावेश और रेशम के कपड़े में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार जब हम प्लास्टिक के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक के छड़ में ऋणावेश और बिल्ली के खाल में धनावेश उत्पन्न हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। यहां हमने देखा कि शुरुआत में ये कांच का छड़, रेशम के कपड़े, प्लास्टिक के छड़ और बिल्ली का खाल ये अनावेशित थे। रगड़ने के पश्चात कांच के छड़ में धनावेश उत्पन्न हो गया और रेशम के कपड़े में ऋणावेश उत्पन्न हो गया, जबकि प्लास्टिक के छड़ में ऋणावेश उत्पन्न हो गया और बिल्ली के खाल में धनावेश उत्पन्न हो गया। ऐसे कई पदार्थों के युग्म हैं जिनको आपस में रगड़ने पर एक में धनावेश तथा दूसरे में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं। हम कांच की दो छड़ लेते हैं, दोनों आवेशित हैं, दोनों में धन आवेश है। उनको दो छड़ों को लेते हैं और इनको नजदीक लाते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब इन कांच की छड़ों को नजदीक लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दूर हटते हैं। इसी प्रकार जब हम प्लास्टिक के छड़ की दो छड़ लेते हैं, दोनों आवेशित छड़ हैं, इनको जब हम नजदीक लाते हैं तो ये भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसके बाद हम एक कांच की छड़ और एक प्लास्टिक की छड़, कांच की छड़ धनावेशित है, प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित है, इनको पास लाते हैं। इनको जब लेते हैं तो ये
एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहां पर हमने ये देखा कि धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है, जबकि धन आवेश और ऋण आवेश अर्थात विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं जिनमें आवेश उत्पन्न होता है, उनको रगड़ने के बाद हम यही पाते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात केवल दो ही प्रकार के आवेश होते हैं, एक में धनावेश उत्पन्न हो सकता है, दूसरे में ऋणावेश उत्पन्न हो सकता है। अब इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं हम, और कांच की छड़ जो कि धनावेशित है और बिल्ली क्षमा करेंगे, कांच की छड़ जो धनावेशित है और रेशम का कपड़ा जो ऋणावेशित है। रगड़ने के पश्चात इन दोनों में, कांच के छड़ में और रेशम के कपड़े में आवेश उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार प्लास्टिक की छड़ जिसमें ऋणावेश है और बिल्ली की खाल जिसमें धनावेश है, इनको लेते हैं और सबसे पहले हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से स्पर्श कराते हैं। तो हम पाते हैं कि आवेश समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब हम प्लास्टिक के छड़ को बिल्ली के खाल से इससे स्पर्श कराते हैं तो हम ये पाते हैं कि इन दोनों का भी आवेश समाप्त हो जाता है। तो यहां से हमको ये देखने को मिला कि जब धन आवेश को ऋण आवेश के साथ स्पर्श कराया जाए, जिसमें दोनों में समान मात्रा में धनावेश अथवा ऋणावेश है, उनको आपस में स्पर्श कराने पर इन दोनों का आवेश पुनः समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि यदि हम धन 2 में ऋण 2 को जोड़ें तो इसका जो उत्तर आता है वो 0 हो जाता है। ये भी उसी प्रकार 2 धनावेश और 2 ऋणावेश को यदि हम आपस में जोड़ें, आपस में स्पर्श कराएं तो इनका आवेश समाप्त हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 4 धनावेश था और इसमें 4 ऋणावेश थे। इन दोनों को आपस में धन 4 और ऋण 4 दोनों मिलाकर, कुल मिलाकर ये पुनः निरावेशित हो गए। वैसे यहाँ 3 ऋणावेश था, यहाँ 3 धनावेश था। प्लास्टिक के छड़ में 3 ऋणावेश दिख रहा था और बिल्ली के खाल में 3 धनावेश दिख रहा था। इनको भी आपस में हमने जब मिलाया तो इनका आवेश भी समाप्त हो गया। कहीं न कहीं यही जो कॉन्सेप्ट है, धन 2 और ऋण 2 दोनों मिलकर 0 हो जाते हैं, अथवा बराबर मात्रा में धनात्मक संख्या और उतनी ही मात्रा में ऋणात्मक संख्या यदि मिले तो ये 0 हो जाते हैं। शायद यही कारण रहा होगा इनको धनावेश और ऋणावेश नाम देने के पीछे। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं। धनावेशित कांच की छड़ लेते हैं और 2 सरकंडे की गोलियां लेते हैं। अभी तक हमने देखा घर्षण के कारण कांच के छड़ में धनावेश उत्पन्न हुआ था और रेशम के कपड़े में ऋणावेश उत्पन्न हुआ था। तो ये पहला तरीका था जब हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम एक धनावेशित कांच की छड़ लेते हैं और 2 सरकंडे की गोलियां लेते हैं, जिसको कि हम रेशम के धागे से लटकाए हुए हैं। जब हम ये देखते हैं कि जब ये धनावेशित कांच के छड़ को इन सरकंडे की गोलियों से हम स्पर्श कराते हैं तो इन गोलियों में भी धनावेश उत्पन्न हो जाता है, कुछ इस तरीके से। और उसी प्रकार यदि हम ऋणावेशित प्लास्टिक के छड़ लेंगे और ऐसे ही 2 सरकंडे की गोलियों को रेशम के धागे से लटकाकर जब उनको हम स्पर्श कराएंगे तो सरकंडे की गोलियों में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। साथ ही यदि इस कांच की छड़ को इन सरकंडे की गोलियों के पास लाएं तो इस कांच की छड़ से भी प्रतिकर्षित होते हैं। उसी प्रकार ये दोनों ऋणावेशित सरकंडे की गोलियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इस प्लास्टिक के छड़ को
इनके पास लाएं तो इस प्लास्टिक के छड़ से भी ये दोनों प्रतिकर्षित होते हैं। और फिर उसके बाद यदि हम एक सरकंडे की गोली धनावेशित लें और एक सरकंडे की गोली ऋणावेशित लें तो ये दोनों गोलियां एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो अभी तक के प्रयोग में हमने देखा कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे की ओर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां पे हमने ये पाया कि आवेश केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक धनावेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। आगे हम ये देखेंगे कि पदार्थों में उत्पन्न ये जो आवेश है, चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश हो, ये आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप ही उत्पन्न होता है, न कि प्रोटॉन के। कहने का मतलब यह है कि यदि धनावेश भी उत्पन्न हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप ही धनावेश उत्पन्न होगा, और ऋण आवेश उत्पन्न होता है उसका भी कारण इलेक्ट्रॉन ही होता है। अर्थात आवेश के उत्पन्न होने में प्रोटॉन का कोई योगदान नहीं होता। अर्थात आवेशित होने के बाद पदार्थ में न तो प्रोटॉन की अधिकता होती है और न ही कमी होती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना होता है और इस परमाणुओं में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणावेशित में कण होते हैं और ये विभिन्न कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरा है प्रोटॉन, जो कि धनावेशित होते हैं और ये नाभिक में पाए जाते हैं। तीसरा कण है न्यूट्रॉन, जिनमें कि कोई आवेश नहीं होता और ये भी नाभिक में ही पाए जाते हैं। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में पाए जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि ऋणावेश और धनावेश का उत्पन्न होना कैसे है। इसके लिए हम ये जानते हैं कि कोई भी पदार्थ के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि बिना कोई आवेश का होता है, और प्रोटॉन, जो कि धनावेशित होता है। और उतनी ही मात्रा में, सभी समान मात्रा में होते हैं, जितने न्यूट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम समस्थानिकों को छोड़ दें तो 8 प्रोटॉन है। एक उदाहरण के लिए है ये, हम एक उदाहरण ले रहे हैं। यदि कोई आवेशित होने को समझाने के लिए हम ये एक उदाहरण ले रहे हैं। इसमें ये कौन से तत्व है इस पे हम नहीं जाएंगे। जैसे ये एक पदार्थ है, इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। बाह्य वाले जो कक्षा होते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए ही स्वतंत्र होते हैं। यहीं के इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अंदर के जितने कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। हम एक दूसरा पदार्थ लेते हैं जिसके नाभिक में 5 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है और उतनी ही मात्रा में 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब ये इनको आपस में जब हम रगड़ेंगे तो ये जो अंतिम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर वो दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जैसे हमने कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा, कांच के छड़ में धनावेश उत्पन्न हुआ था और रेशम में ऋणावेश उत्पन्न हुआ था। तो यहां भी हम देखेंगे कि धनावेश और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है। मान ले जाए हमने दोनों पदार्थों को रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए। वैसे पदार्थ में असंख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें से केवल कुछ मात्रा में ही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, बहुत ही कम संख्या में। यहां तो हमको 8 और 5 दिख रहे हैं, ये केवल उदाहरण के लिए है। पदार्थों में असंख्य मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से केवल कुछ इलेक्ट्रॉन के ही स्थानांतरण से पदार्थ जो होते हैं वो आवेशित होते हैं। तो यहां हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो जब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 प्रोटॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ रह गए, प्रोटॉन की संख्या तो 8 ही है
परंतु इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कहने का मतलब प्रोटॉन 8 और इलेक्ट्रॉन 6। इसका मतलब यहाँ पे ये धनावेश की अधिकता हो गई। और वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले 5 थे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, जबकि प्रोटॉन 5 ही रह गए, अर्थात इसमें प्रोटॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। यहाँ प्रोटॉन पहले की संख्या में अपेक्षा अधिक हो गया। पहले 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन हो गए, अर्थात यहाँ धनावेश की अधिकता हो गई और ऋणावेश की कमी हो गई। यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या पहले की अपेक्षा कम हो गई। पहले 5-5 का अनुपात था, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 7, प्रोटॉन हो गए हैं 5, मतलब यहाँ ऋण आवेश की मात्रा अधिक हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रोटॉन की अधिकता होने के कारण धनावेशित हो गई, और यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन की कमी होने के कारण ऋण आवेशित हो गया। तो इस प्रकार हम आवेशित पदार्थों में आवेश का उत्पन्न होना समझा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी हमने जो देखा ये घर्षण के कारण धनावेशित और ऋणावेशित होने को समझा रहे थे। सरकंडे की गोलियों में हमने ये देखा था कि जब हम धनावेशित छड़ को सरकंडे की गोलियों से स्पर्श कराते हैं तो ही सरकंडे की गोलियां आवेशित हो गई। तो वहां हमने रगड़ा नहीं था, केवल स्पर्श कराया था। तो स्पर्श कराने से क्या हुआ कि जो धनावेशी छड़ में से कुछ आवेश सरकंडे की गोलियों में आ गई, इसलिए सरकंडे की जो गोलियां हैं वो आवेशित हो गई। वहां हमको रगड़ने की आवश्यकता नहीं थी, तो स्पर्श मात्र करा देने से ही वो आवेशित हो गया था। तो इसका कारण ये था कि वहां का आवेश सरकंडे की गोलियों में स्थानांतरित हो गया। आगे हम देखते हैं कि चालक और विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। इससे पहले अभी जो सरकंडे की गोली वाला हमने उदाहरण देखा, उसमें हमने ये कहा रेशम के धागे से या नायलॉन के धागे से सरकंडे की गोलियों को लटकाना है, क्योंकि ये रेशम के जो धागे हैं या नायलॉन के जो धागे हैं वो विद्युत रोधी हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं और ये गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तथा ये अपने में से आवेश को प्रवाहित होने देते हैं। इनका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात ये विद्युत धारा के प्रवाह में कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। इसका उदाहरण है धातुएं, मानव का शरीर, जंतु का शरीर, पृथ्वी इत्यादि। इन पदार्थों को हम चालक कहते हैं। ये चालक के उदाहरण हैं। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तथा अपने में से होकर ये आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते। उदाहरण के लिए अधातुएं हैं, ग्रेफाइट को छोड़ दें तो लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, पोर्सिलेन इत्यादि ये विद्युत रोधी पदार्थों के उदाहरण हैं। इनमें से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होता, क्योंकि ये आवेश के मार्ग में अत्यंत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण आवेश प्रवाहित नहीं होता। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, क्षमा करेंगे, कमी होती है बहुत अधिक। दो तरीका अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। पहला घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा स्पर्श के द्वारा आवेशन, तीसरा हम तरीका देखते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। इसमें ना हम स्पर्श कराएंगे और न ही घर्षण कराएंगे, केवल प्रेरण, बिना स्पर्श कराए और बिना घर्षण कराए ही हम आवेश उत्पन्न करने की जो तरीका है इसको हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहेंगे। इसके लिए हम दो गोले लेते हैं, चालक गोले हैं ये दोनों। दो गोलों के द्वारा आवेशन, गोला ए और गोला बी, ये दोनों चालक गोले हैं। इन दोनों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए हम रखते हैं। फिर उसके बाद हम एक छड़ लेते हैं जो कि धनावेशित है और इस धनावेशित छड़ को उसके पास ले जाते हैं। इतना पास ले जाते हैं कि वो इन गोलों को स्पर्श ना करे। अब जब इस
आवेशित छड़ को हम इन गोलों के पास ले जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ ये चूंकि ये धनावेशित है तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इन दोनों, चूंकि ये दोनों गोले एक दूसरे से सटे हुए हैं अर्थात ये दोनों चालक हैं, चालक गोले हैं और यहाँ से यहाँ आवेश प्रवाहित हो सकता है, दोनों एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इस धनावेश की ओर आकर्षित हो जाएंगे और बाकी जो रहेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो बाकी जो धनावेश होंगे वो इस धनावेश से प्रतिकर्षित होकर इस क्षेत्र में एकत्रित हो जाएंगे। तो ऋण आवेश इस क्षेत्र में एकत्रित होगा, धनावेश इस क्षेत्र में एकत्रित होगा, कुछ इस तरीके से। ये ऋण आवेश इधर एकत्रित हो गया और धनावेश इधर एकत्रित हो गया। तत्पश्चात अब चूंकि ये गोला अभी ऋण आवेशित दिख रहा है और ये गोला धनावेशित दिख रहा है, इसके पश्चात हम इन दोनों गोलों को एक दूसरे से अलग कर देंगे। अलग कर दिए और उसके बाद इस कांच के छड़ को जो कि धनावेशित है इसको हम दूर कर दिए। अब इस गोले में केवल ऋण आवेश रह गया और इस गोले में धनावेश रह गया और ये जो आवेश है ये पुनर्वितरित हो जाते हैं और चारों ओर आवेशित हो जाते हैं। ये जो गोला है वो एक समान आवेशित हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब पूरा गोला, संपूर्ण गोला समान रूप से, ये ऋण आवेशित है और ये संपूर्ण गोला धनावेशित हो गया। तो इसमें हमने देखा कि दो गोलों को हमने बिना स्पर्श कराए, इस कांच की छड़ को, धनावेशित छड़ को बिना स्पर्श कराए ही हमने इन दोनों गोलों को आवेशित कर दिया। आवेश प्रेरित हो गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अभी हमने दो गोले देखे, अब हम एक गोले को भी प्रेरण के द्वारा आवेशन कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक गोला लेंगे और एक धनावेशित हो या ऋणावेशित हो एक छड़ लेते हैं और उसके बाद इस छड़ को इतना नजदीक लाते हैं इस गोले के कि वो उसको स्पर्श न करे। और जैसे ही हम इस धनावेशित छड़ को इसके पास लाएंगे तो इसके जो ऋण आवेश होंगे इस धनावेश की ओर आकर्षित होकर इस क्षेत्र में एकत्रित हो जाएंगे और इसमें का जो धनावेश है वो दूर वाले क्षेत्र में एकत्रित हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम इसको अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग मतलब इस एरिया को जमीन से जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही हमने अर्थिंग किया, यहाँ का जो धनावेश जो बच गया था वो पूरे पृथ्वी में चले जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी चालक है इसलिए धनावेश जो है पृथ्वी में चले गया और ये जो ऋण आवेश है ये इस धनावेश से आकर्षित होकर बंधे हुए हैं एक प्रकार से, इसलिए ये अर्थिंग नहीं हुए। तत्पश्चात हम एक साथ इस कांच के छड़ को अलग कर देंगे और इधर से अर्थिंग को हटा देंगे। अर्थिंग को हटा देंगे और इस कांच के छड़ को अलग कर देंगे। और जैसे ही हमने अर्थिंग को हटाया और ये कांच के छड़ को अलग किया तो इसमें अब केवल ऋण आवेश रह गया जो कि पूरे गोले में एक समान पुनर्वितरित हो जाएंगे और ये जो पूरा गोला है वो ऋण आवेशित हो जाएगा। अगर हम यहाँ ऋण आवेशित छड़ लेते, जैसे प्लास्टिक की छड़ लेते और इसको यहाँ पे बिना स्पर्श कराए नजदीक में लाते तो यहाँ धनावेश उत्पन्न होता। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि चालक और विद्युतरोधी क्या है, घर्षण से आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत भी हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण आवेश उत्पन्न होता है। हमने ये भी देखा कि धनावेश उत्पन्न हो या ऋणावेश उत्पन्न हो, दोनों ही क्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होते हैं, प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होता। बिना स्पर्श कराए प्रेरण के द्वारा किसी गोले को कैसे आवेशित किया जा सकता है ये भी हमने देखा। और इसके पश्चात आगे की कक्षाओं में हम आवेश से संबंधित आगे और अध्ययन करेंगे। आज सबने बहुत मन लगाकर अध्ययन किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।